Hi everyone, and today we're going to talk about some of the predictions for the future of software engineers in the coming 5 years. Now, software engineering is a fundamentally changing and a growing field. तो जितने भी predictions के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, they may help us prepare better for the future. So the first prediction, which is a likely outcome of the next 5 years, is कि software engineering is going to become a more competitive field, especially for students जो अगले 5 साल के अंदर graduate करने वाले हैं, या फिर for junior developers who are already working in the industry. Why is that? There is one simple reason: increased expectations. Generally अगर हम observe करेंगे as compared to engineers जो पहले graduate होते थे, आज की डेट में we have to build बेटर प्रोजेक्ट्स. हम सिर्फ एक सिंगल टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें डीएसए भी सीखना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा. उसके ऊपर से हमें मशीन लर्निंग भी सीखना पड़ता है टू बी एबल टू स्टैंड आउट और डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. तो इतनी सारी एडिशनल चीजें हमें करनी पड़ रही हैं आज की डेट में. दैट इज जस्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. अब जब भी इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन होता है, देयर आर 2 लाइकली आउटकम्स जो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी देखने को मिलेंगे. सबसे पहला है कि जो एंट्री लेवल हाई पेइंग जॉब्स है, उनके लिए एंट्री बैरियर इंक्रीज हो जाएगा. यानी इट विल बी टफर फॉर अ फ्रेशर टू गेट अ हाई पेइंग जॉब. जो भी हम टॉप पैकेजेस की बात करते हैं उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है. एंड सेकंड थिंग जो टाइम के साथ होने वाली है, दैट इज द एवरेज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इंडस्ट्री के अंदर फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनकी जो एवरेज क्वालिटी है वो इंक्रीज होने वाली है. इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्स की बात करें या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो जेई के एग्जाम का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जेई का 2023 या 24 का जो एग्जाम है, उसे अगर हम पहले वाले इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे AI-EEE से कंपेयर करें, तो पहले AI-EEE का जो 2000, 2001, 2002 के अंदर एग्जाम होता था, या पहले जो IITs के एग्जाम होते थे, उसके कंपैरिजन में आज की डेट में जेई का एग्जाम काफी टफ बन गया है. व्हाई इज दैट? क्योंकि जब भी इंक्रीज कंपटीशन होता है तो एग्जाम्स का लेवल बढ़ जाता है. एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो स्टूडेंट्स से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है. एंड यही सेम पैटर्न सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, हमें बाकी दूसरी फील्ड्स के अंदर भी देखने को मिलता है. अब क्योंकि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं, तो जो एवरेज स्टूडेंट 2015, 2016 के अंदर ग्रेजुएट होकर निकलता था, मतलब तब जो एवरेज क्वालिटी होती थी स्टूडेंट्स की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाते थे, उनके कंपैरिजन में वो स्टूडेंट जो आज की डेट में ग्रेजुएट हो रहा है या फ्यूचर में ग्रेजुएट होने जा रहा है, उसकी एवरेज क्वालिटी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटर होगी जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन. सो टू समराइज, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, दे रियलाइज द कंपटीशन, दे नो हाउ दे हैव टू स्टैंड आउट, दे नो कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस तक उन्हें नहीं करना, उन्हें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना है टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड आउट. हमें प्रोजेक्ट्स बेटर बनाने हैं, हमें अपने रेज्यूमे को बेटर तरीके से फ्रेम करना है, हमें अपने करिकुलम से बाहर जाकर चीज़ों को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, हमें हैकाथॉन्स के अंदर दूसरी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना है जो हमारा इंटरेस्ट दिखा सकें फील्ड के अंदर. तो कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे होंगे इन द कमिंग 5 years. अब second prediction is that there will be an emergence of more developer centric tools. अब I understand there are already tools like Copilot जो already industry के अंदर use होते हैं, but I believe कि next 5 years के अंदर we are going to see more AI tools which will help increase the productivity of developers. अब इसी के अंदर there are a few points that I wanted to share with you. सबसे पहला तो in terms of AI tools, I want to see AI writing tests for developers and also AI helping developers write their or generate their documentations for them. There are existing tools in the industry, but definitely the hope is for wider adoption across the industry. Second point that I wanted to share with you is regarding code in browsers. There are services like GitHub Codespaces or Gitpod or Coder.com. Code in browser कहने का मतलब है कि basically we don't really need to install an IDE like Visual Studio Code, and we do all of our development in the browser itself. And how can it help us as developers? Basically सबसे पहला तो ये I believe generally small ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल स्टार्टअप्स को तो हेल्प करेगा ही, जो बेसिकली हाई एंड डिवाइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि एंटायर सेटअप कैन बी शिफ्टेड टू द ब्राउजर. सेकेंडली, इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स जिनका जनरली उतना ज़्यादा हायर बजट नहीं होता, या फिर वो स्टूडेंट्स जो मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव द सिस्टम और द मीन्स टू डू इट. तो ये सारी जो हाई एंड डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं जिनके लिए हम उतना पावरफुल सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पर कोड इन ब्राउजर वाली टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है. एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव इन द कमिंग 5 years. अब कोड इन ब्राउजर के बारे में जनरली कुछ लोगों की ये भी ओपिनियन होती है कि इट कैन हेल्प डेवलपर्स और इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स कोड इन देयर फोन, पर वो वाला यूज केस या वो वाला सिनेरियो मुझे पर्सनली उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि जनरली किसी ना किसी तरीके का अगर हम बेसिक लैपटॉप भी अफोर्ड कर पाते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेटर डेवलपर बनने में हेल्प करता है. अब थर्ड चीज रिगार्डिंग डेवलपर सेंट्रिक टूल्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू आर 2 वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स दैट आई केम अक्रॉस. इनमें से सबसे पहला है प्रोजेक्ट IDX विच इज बीइंग बिल्ड बाय गूगल, एंड सेकंड है प्रोजेक्ट MAUI विच इज बीइंग बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. अब इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट IDX के बारे में बात करते हैं, विच इज फोकस्ड टुवर्ड्स ऐप डेवलपमेंट. अब ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो काफी सारे बिगिनर्स फेस करते हैं, जिसको मैंने काफी वीडियो से हाईलाइट करने की भी कोशिश की है, एंड दैट इज टू स्टार्ट विद एंड्रॉइड डेवलपमेंट वी नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो. और जनरली एंड्रॉइड स्टूडियोज थोड़े से बेटर हायर स्पेक्स वाले लैपटॉप्स के ऊपर बेटर वर्क करते हैं. उसके साथ में वी ऑल्सो नीड इम्यूलेटर्स और वी नीड iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस टू बी एबल टू टेस्ट द ऐप. अब ये जो सारा पूरा इकोसिस्टम होता है टू डू ऐप डेवलपमेंट, इसे गूगल शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट IDX, जिसमें पूरा
का पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट हमारा जो होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन आ जाएगा। बेसिकली ऑनलाइन ही हमें अपने सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। वी कैन राइट द कोड ऑनलाइन, वी कैन बिल्ड द कोड ऑनलाइन, वील गेट इम्यूलेटर्स ऑनलाइन। वी डोंट रियली नीड टू हैव एन iOS or an Android device to test our app. So basically that is the long term vision, and I want to believe that that can help the app development community a lot. And the second tool is .NET MAUI by Microsoft. अब ये जो tool है, it will be used to build multi-platform apps. Basically ऐसी applications जो एक बार लिखी जाएंगी, they will share a common C# code base, लेकिन वो एक साथ iOS, Android, Windows and Mac हर तरीके के almost devices पर run कर पाएंगी, which is a pretty cool idea if you are a software engineer. So .NET MAUI is currently an open source project. उसका link भी मैं आपको description box के अंदर दे दूंगी if you want to check out the code. So I really hope to see tools like this emerging in the next coming 5 years. अब जब भी हम developer centric tools की बात करते हैं, मेरी एक एडवाइस है सारे के सारे जूनियर्स को कि जनरली जब भी हम AI based tools की बात कर रहे हैं which can help us write code basically like Copilot और tools like ChatGPT, तो जनरली ये जो टूल्स हैं इनके अंदर हमें बेसिक है फंडामेंटल लेवल ऑफ नॉलेज काफ़ी मिल जाती है, पर जब भी किसी टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज की बात होती है तो वहाँ पर कई बार ये जो टूल्स हैं ये मिस्टेक्स कर देते हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अब एडवाइस जूनियर्स को ये है कि ठीक है हम शुरुआती फेजेस में जब बिल्ड कर रहे हैं वी कैन यूज़ द टूल्स, बट इन पर हमें उतना कंप्लीटली रिलाई नहीं होना है कि हमारी जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो बिल्ड ना हो पाए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, आज की डेट में अगर हम अंदर घुसेंगे टेक्नोलॉजी के, आज की डेट में अगर हम खुद से सिस्टम्स को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स पर फंडामेंटल्स पर अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो फ्यूचर में जाके जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी, जब हमारे पास डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो द एडवाइस फॉर जूनियर डेवलपर्स इज टू नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन दीज टूल्स। इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, पर इतना भी ओवर डिपेंडेंट नहीं होना कि जो चीज़ जो कोड हम लिख रहे हैं उसे हम समझ नहीं पा रहे, उसको आगे जाकर अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करना होगा तो उसे हम ना अप्लाई कर पाएं। तो ये एक चीज़ है जिसको अगर हम माइंडफुली प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक इट कैन हेल्प अस। थर्ड प्रेडिक्शन इज दैट डेटा रिलेटेड जॉब्स आर गोइंग टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अब डेटा रिलेटेड जॉब्स जैसे डेटा साइंस हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इनकी अगले 5 साल के अंदर इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। प्लस इन एरियाज़ के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर हमें थोड़े से हाई पेइंग जॉब्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का मुझे एक बहुत सिंपल रीजन लगता है, द काइंड ऑफ फंडिंग दैट AI सेक्टर इज गेटिंग राइट नाउ। अभी पिछले कुछ सालों में एंड इन द कमिंग ईयर्स AI फील्ड के अंदर बहुत सारी फंडिंग आई है और आने वाली है, एंड डेटा इज द फ्यूल फॉर AI, जिसकी वजह से ये जो फील्ड्स हैं, ये जो जॉब्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है और इनके अंदर काफी हाई पेइंग जॉब्स हमें देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली सस्टेनेबिलिटी का आता है कि कितने सस्टेनेबल होंगे हाई पेइंग जॉब्स, मतलब क्या ये इवेंचुअली 20 साल तक 30 साल तक हाई पेइंग रहेंगे? आई डोंट थिंक वो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, बट एटलीस्ट फॉर द कमिंग 5 years आई एक्सपेक्ट सैलरीज टू राइज इन दीज फील्ड्स। एंड द फोर्थ प्रेडिक्शन इज दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट लाइकली टू गेट रिप्लेस्ड बाय AI। अब देयर इज अ स्टडी बाय ब्रेन हब जो कहती है कि 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट लाइकली टू गेट रिप्लेस्ड बाय AI, एंड आई अग्री विद इट, क्योंकि आज के जो हमारे AI टूल्स हैं दे आर फोकस्ड मोर टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू एज अपोज्ड टू कंप्लीटली रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। Also today's AI tools are not good enough to replace entire software engineers. अब एक ऐसा सिनेरियो भी अगर हम कंसिडर कर लें कि अगले 5 साल में टूल्स हमारे बहुत ज़्यादा दे बिकम गुड इनफ टू रिप्लेस इंजीनियर्स, पर फिर भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो हमेशा ज़रूरत होगी ताकि उन AI टूल्स को यूज़ किया जा सके टू अचीव बिजनेस यूज केसेस, तो वो हमेशा ज़रूरत होगी। प्लस एक और फैक्टर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज द फंडिंग इन AI। आज की डेट में AI के अंदर फंडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन ऐसा पॉइंट हमेशा आएगा जब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो AI टूल्स के ऊपर काम करती हैं, दे वुड वांट टू मेक profit, and that might lead to these tools becoming more and more expensive, and that is something that every good organization or leadership at good organizations understand, and that is why I think कि अच्छी organizations के लिए अपने पूरे engineering workforce को replace करना with tools is not going to be easy, and that is not a change that I am expecting to see in the next 5 years. Fifth prediction for the future is that off campus and skill based hiring is going to increase. अब इसमें हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें कंपनीज की एक्सपेक्टेशन पता होनी चाहिए, सेकंड हम उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करें। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या MNCs को टारगेट कर रहे हैं तो जैसे जनरली माइक्रोसॉफ्ट या Amazon या गूगल जैसी कंपनीज हैं, इन कंपनीज के अंदर जनरली इतनी सारी सर्विसेज होती हैं दैट दे डोंट वर्क ऑन अ सिंगल टेक्नोलॉजी और दे डोंट वर्क ऑन अ सिंगल फ्रेमवर्क। इसीलिए जो बड़ी MNCs होती हैं प्रेफर करती हैं कि ये DSA के बेसिस पर अपनी हायरिंग रखें। तो अगर हम इनके अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें DSA सीखना पड़ेगा। एंड गॉन आर द डेज जब हम 2 महीने पहले प्लेसमेंट से तैयारी करनी शुरू करते थे, HTML CSS को लेते थे और उससे हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लेते थे, एंड उसके बाद की टेक्नोलॉजीज हम सीखते नहीं थे। आज की डेट में क्योंकि ऑफ कैंपस हायरिंग के बढ़ने के चांसेस हैं और स्किल बेस्ड हायरिंग के बढ़ने के चांसेस हैं, तो हमें बेटर प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। व्हेन आई से बेटर प्रोजेक्ट्स आई मीन फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स, जिनसे हमारी जो स्किल्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से दिखा पाएं। कॉपी पेस्टिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा जा चुका है। नाउ इज द टाइम फॉर इनोवेशन एंड
एक्चुअली डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। तो टेक्नोलॉजी को बिल्ड करके उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को हमें एक तरीके से बिल्ड करने की जरूरत है। ऑल्सो अगर हम स्टार्टअप्स को या मिड लेवल स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं तो उन कंपनी स्पेसिफिक स्किल्स को हमें सीखने की जरूरत है। अब अगर कोई कंपनी है जिसमें Django के अंदर डेवलपमेंट होती है या फिर कोई दूसरी कंपनी है जिसमें Node.js में डेवलपमेंट होती है, तो इन कंपनीज को टारगेट करने के लिए वी हैव टू एक्वायर सम ऑफ दीज स्किल्स टू बी एबल टू अप्लाई एंड गेट शॉर्टलिस्टेड देयर। इसके साथ में वन मोर थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की है इस साल के प्लेसमेंट सीजन से, कि जनरली स्टूडेंट्स रेज्यूमे के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो रख ही रहे हैं, पर उसके साथ में वो एडिशनली 1 या 2 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर देते हैं टू बी एबल टू शो टू द रिक्रूटर कि वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन जितना नहीं सीख रहे, वो आगे बढ़कर और दूसरे एरियाज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड एडिशनली जब हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स 2 चीजें बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेसिफिकली कि हम कितना कॉन्फिडेंटली इंग्लिश के अंदर बोल पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज के अंदर। एंड उसके साथ में हमारे क्वांट रीजनिंग यानी एप्टीट्यूड के जो स्किल्स होते हैं उसके बेसिस पर काफी कंपनी भी हायर करती है ऑफ कैंपस के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें अगर हमें पहले से पता होंगी, हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट होगी, तो 4 साल इनफ टाइम होता है अपने गोल्स की तरफ एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की एक अच्छी तैयारी करने की तरफ। अब 6th प्रेडिक्शन इज दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बिकम मोर कंफ्यूजिंग एज अ बिगिनर बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। ये सिचुएशन जनरली हम आज भी फेस कर रहे हैं एंड आई फील कि ये टाइम के साथ बढ़ने वाली है। टाइम के साथ क्यों बढ़ने वाली? क्योंकि आज की डेट में जो न्यू कमर होता है, जो एक बिगिनर स्टूडेंट होता है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना है, वो ऑलरेडी कंफ्यूज है क्योंकि इतनी सारी लाइब्रेरीज में चॉइसेस हैं, इतनी सारी फ्रेमवर्क्स के अंदर चॉइसेस हैं, दे डोंट नो विच टेक्नोलॉजी टू लर्न एंड विच टू लीव आउट। और इस सिचुएशन के अंदर सोशल मीडिया एक स्टूडेंट को बिल्कुल हेल्प नहीं करता। रैंडमली देयर आर रैंडम इंस्टाग्रामर्स कमिंग अप हु विल टेल यू ओवर हाइप टेक्नोलॉजी कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो नई टेक्नोलॉजी आ गया है, ये नया AI टूल आ गया, ये सारी चीज़ें हमें सीखने की जरूरत है। जबकि इन रियलिटी एक स्टूडेंट कैन नॉट कीप अप विद ऑल ऑफ दीज सोशल मीडिया ओवर हाइप टेक्नोलॉजीज। रियलिटी ये है कि हर साल टेक के अंदर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे नए नए टूल्स, बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क्स आते हैं, बट उनमें से मेजॉरिटी सर्वाइव नहीं करते। चाहे हमें कोई कितने भी बेनिफिट्स बताए, उनमें से मेजॉरिटी को लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनीज अडॉप्ट करके यूज नहीं करती एंड दैट इज वाई दे फेल टू क्रिएट जॉब्स। एंड दैट इज वाई एज अ बिगिनर, एज अ न्यू कमर, इट इज बेस्ट टू स्टिक टू फंडामेंटल्स। क्योंकि अगर हमारी फंडामेंटल नॉलेज स्ट्रांग होगी तो कल को चाहे कोई भी नया लाइब्रेरी, कोई भी नया फ्रेमवर्क आ जाए, हम उसको अडेप्ट बहुत जल्दी कर पाएंगे और हमें डर नहीं लगेगा नई लाइब्रेरीज, नए फ्रेमवर्क, नए टूल्स के इंडस्ट्री में आने से। तो इस पे जनरली व्हाट आई एडवाइज माय स्टूडेंट्स इज बी एन इंजीनियर, डोंट बी अ फ्रेमवर्कर। इंजीनियर्स का काम होता है फंडामेंटल नॉलेज को अंडरस्टैंड करना और उसके टॉप पर जो भी टूल्स आ रहे हैं उनको यूज करना एफिशिएंटली। फ्रेमवर्कर डजंट नेसेसरीली अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। फॉर एग्जाम्पल टेलविंड CSS एज अ टेक्नोलॉजी क्या 10 साल बाद भी रेलिवेंट होगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वेनिला CSS के जो फंडामेंटल्स हैं, जिसे ऑलरेडी प्लेन CSS अच्छे से लिखनी आती है, कल को चाहे टेलविंड पर काम करना हो या किसी और नई टेक्नोलॉजी पर काम करना हो, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे और वो उसे यूज कर पाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना ही हमें बेटर इंजीनियर बनाता है, जिसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। अब हमने कई सारे प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर ली है, तो जनरली अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि नाउ व्हाट कैन वी डू टू बिकम इररिप्लेसेबल इन द इंडस्ट्री। तो इस पर मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप पर लोग होते हैं, दे आर समवट इनरिप्लेसेबल इन अ सेंस। जनरली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के टॉप पर चले जाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, तो वहां पर जो लोग होते हैं दे नो हाउ टू अडेप्ट विद द चेंजेस, तो वो कुछ ना कुछ हद तक इररिप्लेसेबल हो जाते हैं। अब आज की डेट में एज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आज की डेट में हर किसी को पता है कि हमें कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए, स्टैंड आउट कराने के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या करने की जरूरत है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इंडिया के अंदर हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं, उनमें से करीबन 2 से 2.5 लाख इंजीनियर्स की जॉब लगती है। एंड इन 15 लाख इंजीनियर्स में से अराउंड 2% इंजीनियर्स ऐसे ग्रेजुएट होते हैं जिनका पैकेज 8 LPA से ज्यादा होता है। बेसिकली हर साल अराउंड 30,000 इंजीनियर्स ऐसे निकलते हैं जिनके हायर एंड पर थोड़े से पैकेजेस होते हैं, यानी 8 LPA से बड़ा पैकेज एक फ्रेशर के लिए इंडिया के अंदर काफी अच्छा पैकेज है। अब इसमें इफ वी टॉक अबाउट मैंग और सिमिलर कंपनी जो 15 LPA ऑनवर्ड्स पैकेज ऑफर करती हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैंग कंपनीज ही आए, उसके अलावा दूसरी कंपनीज भी आ सकती हैं। सिर्फ स्पेसिफिकली अगर मैंग की भी बात करें तो द नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 to 10,000। अब ये जो 5,000 स्टूडेंट्स की हर साल टॉप प्लेसमेंट्स हो रही होती है, ये जनरली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो बहुत पैशनेट होते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी, या फिर दीज आर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन गुड कॉलेजेस एंड दे वर्क हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल्स। बेसिकली दीज स्टूडेंट्स कम विद सम कॉमन ट्रेट्स। इनमें से एक अडेप्टेबिलिटी होता है, एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड होता है एंड दूसरा हार्डवर्क होता है, और इन तीनों में से किसी को भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें सोशल मीडिया पर या दूसरी जगह पर कई जगह सुनने को मिलता है कि मैंग कंपनीज आर ओवरहाइप्ड, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ आवर करियर। जनरली वो स्टूडेंट्स जो शुरुआत में ही एक अच्छी पोजीशंस पर इंडस्ट्री के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, विद टाइम
टाइम these students become irreplaceable in the industry. अब मैं सारे के सारे 5000 स्टूडेंट्स की गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर हम ये भी फिगर कंसिडर करें कि एक साल के अंदर अगर 15 लाख इंजीनियर्स आते हैं, उनमें से अराउंड 15-20 इंजीनियर्स की एक जॉब लगती है टेक के अंदर, तो उसमें से लेस देन 1% ऐसा नंबर है जो टॉप पैकेजेस को, एंट्री लेवल पैकेजेस को लेकर जा रहे हैं। और ये जो लेस देन 1% वाला नंबर है, इसको अगर हम एक साल के अंदर 5000 स्टूडेंट समझे, तो अगर पिछले 10 साल का भी हम नंबर देखें तो पिछले 10 साल में इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी 50,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने टॉप लेवल पर शुरुआत की थी। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 50,000 प्रोफेशनल्स एक बहुत अच्छी चीज होती है, और ये प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई द कंपटीशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लिटिल बिट हाई। अब ये जो नंबर्स हैं, ये मैं आपको सिंपली डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसे इररिप्लेसेबल बन सकते हैं, क्योंकि इररिप्लेसेबल बनने के लिए सबसे पहले फैक्ट्स को, रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। एंड रियलिटी ये है कि इंडस्ट्री के अंदर हमेशा जो टॉप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो इररिप्लेसेबल बन रहे होंगे। तो हमारा भी एज अ स्टूडेंट हमेशा उसी कैटेगरी के अंदर आने का गोल होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी स्पेसिफिक या कॉम्पेंसेशन स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा माइंडसेट क्या है व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आवर करियर। वो स्टूडेंट्स जाकर इररिप्लेसेबल बनने वाले हैं जिनका गोल सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक जॉब लेनी है, क्योंकि अगर आपका गोल है कि मुझे टेक के अंदर बस एक जॉब लेनी है, 4 साल इंजीनियरिंग का बहुत एनफ टाइम होता है कि हम इतना काम कर लें कि हमें एट द एंड एक जॉब मिल जाए। जॉब मिलना इज नॉट द गोल। द गोल इज कि कल को जाकर हमें किसी अच्छी कंपनी को हेड करना है, कल को जाकर हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लीडरशिप पोजीशंस पर जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी एबल टू शेप टेक्नोलॉजी, हम सीटीओ लेवल पोजीशन पर जाएंगे, तो उस हिसाब से किस तरीके से हम अपनी चीजों को सीखें। बेसिकली द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर गोइंग टू बिकम द टेक चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो। अगर हम 15 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सीटीओ लेवल पोजीशन पर जाने का सोच रहे हैं, तो वो जो चेंज है, वो जो माइंडसेट है, वो हमें आज से बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद मैजिकली हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स बीइंग पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी। वो माइंडसेट आज से ही, हमारे डेली एक्शन से ही डिसाइड होता है। तो फ्यूचर के अंदर अगर हमें इररिप्लेसेबल बनना है, द सॉल्यूशन इज नॉट टू लर्न अ फ्रेमवर्क और टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉल्यूशन है टू हैव द राइट माइंडसेट, कि सिर्फ एक जॉब लेने का माइंडसेट हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम एक अच्छे क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, और जो भी कोड हम लिखें उसकी हमारे पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। वी फील पैशनेट अबाउट द टेक प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। और डेफिनेटली 4 साल इंजीनियरिंग के ये सारी चीजें करने के लिए इनफ होते हैं। तो वो जो टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। हमें अपने लिए वो चीज डिसाइड करनी है। हमारी जनरेशन से पहले शायद ही किसी पहले की जनरेशन के पास उतनी फ्रीडम, उतने रिसोर्सेज, उतनी इन्फॉर्मेशन थी टू बी एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट। एंड आई बिलीव कि आज के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबके पास वो कैपेबिलिटी है दैट दे कैन क्रिएट मैसिव इम्पैक्ट इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, और उसी चीज को हमें अपना गोल बनाना चाहिए। तो आई होप कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं एंड ये जो एडवाइस है वो आपको आपके करियर के अंदर हेल्प कर रही होगी, और उसको कहीं ना कहीं हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।